विज्ञापन से होने वाले लाभ। द्वितीय भाग में हम मध्यस्थों को होने वाले लाभों के बारे में विचार करेंगे। मध्यस्थ वे लोग कहलाते हैं जो निर्माता से वस्तुओं एवं सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण तथा पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है तो उपभोक्ता तक उसकी सूचना का पहुंचना आवश्यक होता है ताकि मांग में वृद्धि हो, उस वस्तु की आवश्यकता को उपभोक्ता समझे और उसे अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रवृत्त हो। यह सूचना या तो निर्माता के द्वारा अथवा वितरक के द्वारा, यानी जिसे हम मध्यस्थ कहते हैं, उसके द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जानी होती है। इसका प्रभाव यह होगा कि जब वस्तु की जानकारी उपभोक्ताओं को मिलेगी, वस्तु के नए नए प्रयोग और उपयोग की जानकारी मिलेगी, तकनीक की जानकारी मिलेगी, वस्तु से होने वाले लाभों की जानकारी मिलेगी, तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। साथ ही साथ में उपभोक्ता या सामान्य जनता जिसे वस्तु की आवश्यकता थी लेकिन उसे वस्तु की प्राप्ति के बारे में जानकारी नहीं थी, वह विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं के वर्ग तक पहुंच जाती है या सामान्य जनता तक पहुंच जाती है। तो विज्ञापन का एक लाभ हुआ कि जनता को सूचना मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होती है और वितरकों के विक्रय कार्य में वृद्धि हो जाती है। फिर हम लेते हैं विक्रय में वृद्धि। मांग में वृद्धि होने से और बाज़ार में वस्तु की सूचना होने से विक्रय कार्य ज़्यादा किया जा सकता है। मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति ज़्यादा करनी पड़ेगी, उत्पादन भी ज़्यादा करना पड़ेगा और कुल मिलाकर के इन सब कारणों से विक्रय कार्य में वृद्धि होगी। तो विज्ञापन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। विक्रयकर्ता को प्रोत्साहन। जब विक्रयकर्ता माल का क्रय तो कर लेता है लेकिन वस्तु का विक्रय नहीं कर पाता क्योंकि उसे उपभोक्ताओं में मांग की जानकारी नहीं होती या उपभोक्ता मांग नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उसके गोदाम में माल में वृद्धि होने लगती है, स्टॉक में वृद्धि होने लगती है और उसका पैसा ब्लॉक होने लगता है। लेकिन विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचती है, परिणामतः मांग में वृद्धि होती है और जिसके कारण मांग में वृद्धि के कारण विक्रयकर्ता अधिक माल का विक्रय कर पाता है। तो जिस वस्तु का विक्रय किया जाता है उसकी मांग में वृद्धि होने के कारण विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय कार्य आसान हो जाता है, डिमांड बढ़ी हुई होती है। इस कारण से जिन वस्तुओं का विज्ञापन व्यापक रूप में किया होता है, विक्रयकर्ता ऐसी वस्तुओं के विक्रय कार्य के लिए स्वेच्छा से ज़्यादा आगे आते हैं और अधिक विक्रय कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। निर्माताओं से संपर्क होता है विक्रयकर्ताओं का, क्योंकि कई बार कंपनी जो निर्माण कार्य कर रही हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, वे स्वयं ही वस्तुओं के व्यापक विज्ञापन की तरफ ध्यान देती हैं, विज्ञापन का कार्य करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में विक्रयकर्ता स्वयं उस विज्ञापन की से जानकारी प्राप्त करके और निर्माताओं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मध्यस्थों को लगता है कि वस्तु की मांग क्रिएट हुई है, वृद्धि हुई है, वस्तु की मांग बनी हुई है। ऐसी स्थिति में वे स्वयं निर्माता से संपर्क कर लेते हैं। तो विज्ञापन कार्य के कारण मध्यस्थों का संपर्क एक ओर तो उपभोक्ताओं से बढ़ता है और दूसरी ओर निर्माताओं से भी
बढ़ जाता है और वे स्वयं भी निर्माताओं से संपर्क कर सकते हैं। जोखिम में कमी, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं तक जानकारी, वस्तु और सेवाओं की पहुंच चुकी होती है, मांग क्रिएट हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में विक्रय कार्य करना विक्रेताओं के लिए आसान हो जाता है, और जब विक्रय कार्य बढ़ जाता है तो जोखिम स्वतः ही कम हो जाती है। मूल्यों में स्थिरता, जब एक व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खर्चों के बढ़ने पर भी, लागत बढ़ने पर भी, कच्चे माल की वृद्धि पर भी, क्योंकि विक्रयकर्ता अधिक मात्रा में वस्तु का विक्रय कर पाते हैं और इस कारण से ज़्यादा विक्रय के कारण उनके लाभों में वृद्धि हो जाती है, तो खर्चों में वृद्धि होने पर भी वे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करते और मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। माल उपलब्धि की सूचना, माल किस समय है या नहीं है, यह कार्य, यह जानकारी देना आसानी से विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। तो विज्ञापन माल उपलब्धि की सूचना भी पहुंचा देता है। किस समय माल उपलब्ध है, यह जानकारी विज्ञापन के द्वारा दी जा सकती है। पुराने स्टॉक का विक्रय कभी कभी सेल के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से व्यापक विज्ञापन करके उनका, और ये बताया जा सकता है कि हमारे पास में एक निश्चित मात्रा में स्टॉक है जिसे हम निकालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदर्शनियाँ इत्यादि अपना करके पुराने माल को भी विज्ञापन के द्वारा सूचित करके, जानकारी प्रदान करके विक्रय किया जा सकता है, पुराने माल का विक्रय किया जा सकता है। उसके पश्चात हम लेते हैं समाज को और देश को विज्ञापन से क्या लाभ हैं। अब जरा देखें कि क्या विज्ञापन केवल व्यापारियों और मध्यस्थों को ही लाभ देता है, क्या स्थानीय समाज को और राष्ट्र को विज्ञापन से कोई लाभ होता है। तो निश्चित तौर से जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विज्ञापन के द्वारा अधिक मात्रा में विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है, तो राष्ट्र को होने वाली विदेशी आय बढ़ सकती है। और इस तरह के छोटे छोटे उत्पाद जो अभी तक विक्रय नहीं किए जा पा रहे थे, वे विज्ञापन के द्वारा हम, यानी कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भी दूसरे राष्ट्र में जाकर के व्यापक प्रचार प्रसार और विज्ञापन के द्वारा अपने माल का विक्रय कर सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें हम लें कि क्या लाभ हो सकते हैं, जैसे सामाजिक पहलुओं की जानकारी, कौन सी वस्तु किस समय पर समाज के लिए उपयोगी होगी। जैसे धार्मिक कार्यों में कुछ वस्तुएं उपयोगी होती हैं और आज हम देखते हैं कि चीन के द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण कार्य हमारे राष्ट्र में व्यापक तौर पर किया जा रहा है और वो उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को पहचान लेते हैं और उस तरह की वस्तुएं बना करके तो विज्ञापन के माध्यम से यहाँ सूचना दे करके आसानी से विक्रय कार्य को संपन्न कर लेते हैं। दूसरा, रोजगार की उपलब्धि, विक्रय की एजेंसियाँ, विक्रय में लगे हुए विज्ञापन में लगे हुए व्यक्ति, विज्ञापन प्रति बनाने वाले, विभिन्न एजेंसियां, विज्ञापन के माध्यम, इनके लिए एक व्यापक जनशक्ति, तकनीकी इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से विज्ञापन कार्य रोजगार में वृद्धि या रोजगार की उपलब्धि कराता है। जीवन स्तर में वृद्धि, निश्चित तौर से विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं यानी सामान्य जनता को वस्तुओं की जानकारी होती है, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है, जिस कारण से वस्तु ज़्यादा बिकती हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं और जब लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होने लगती है। जीवन स्तर में वृद्धि केवल उपभोग के कारण ही नहीं होती बल्कि आय में वृद्धि जैसी तत्वों के कारण से भी होती है। समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है जिसके लिए समाचार पत्र भुगतान प्राप्त करते हैं। अतः
समाचार पत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगते हैं और वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए विज्ञापन एक ओर समाचार पत्रों को भी वित्तीय सहायता पहुंचाता है और दूसरी ओर विज्ञापन से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बनी रहती है। उन्हें समाचार छापने के लिए भुगतान प्राप्त करने की, पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निश्चित तौर से एक उत्पादक जब दूसरे देश में जाएगा या किसी भी दूसरी वस्तु की तुलना में अपनी वस्तु को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा या विक्रय करेगा, तो उसके, क्योंकि वस्तु के गुणों की, वस्तु की उपलब्धि की, वस्तु के प्रयोग की, वस्तु की तकनीकी इत्यादि की जानकारी आम जनता को देनी होती है। वस्तु की गुणवत्ता की जानकारी पहुंचती है। जनता या उपभोक्ता के पास समस्त उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो चुकी होती है, इसलिए वो तुलना कर सकते हैं। तो इस स्थिति से प्रत्येक विज्ञापनकर्ता या उत्पादक अपनी वस्तु को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है और श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है। उपभोक्ताओं के समक्ष पर्याप्त जानकारी होती है और चयन करने का अवसर भी होता है। इस कारण से निर्माताओं और विक्रेताओं के बीच में, निर्माता और विक्रेताओं में आपस में, निर्माता और विक्रेता मिलकर के विभिन्न कंपनियां आपसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा ग्राहकों को ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं। देश का आर्थिक विकास, उपभोग बढ़ने से, नई तकनीकी के आने से, विक्रय कार्य बढ़ने से, विज्ञापन में संलग्न व्यक्तियों को आय होने से, विभिन्न कारणों से, विदेशी व्यापार में वृद्धि से, देशी व्यापार में वृद्धि से देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिलती है। राज्यों की और राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। लोगों को रोजगारों की प्राप्ति होती है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इन सब कारणों का सम्मिलित प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। ये थे कुछ बिंदु जो विज्ञापन की उपादेयता को स्पष्ट करते हैं, लाभ और महत्व को स्पष्ट करते हैं। अगले अंक में विज्ञापन से होने वाले दोषों का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।